इसे रजिस्टर कर दिया। फोन पे ने पे टर्म यूज करने पर भारत पे के ऊपर कॉपीराइट का केस फाइल कर दिया। ये केस 2 साल तक बॉम्बे हाईकोर्ट में चलता रहा, मगर अंत में जीत भारत पे की हुई। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि पे टर्म पर सिर्फ फोन पे का राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि पे एक कॉमन यूज होने वाला टर्म है। अशनीर अपने प्रोडक्ट के लिए अर्ली टेक सॉल्यूशन निकालने में जुट गए। भारत पे के पहले क्लाइंट थे दिल्ली के फेमस कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस के 1000 मर्चेंट। शुरुआत में उन्हें अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए टेक सॉल्यूशन का एक जुगाड़ निकालना पड़ा। मर्चेंट्स के क्यूआर कोड भीम यूपीआई ऐप पर क्रिएट किए गए और हर एक ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन भाविक के फोन पर आता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अगर भाविक प्लेन से कहीं जा रहे हो तो उन्हें पूरी फ्लाइट के दौरान कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अशनीर इसका रास्ता निकालना चाह रहे थे ताकि मनी फ्लो की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। उन्हें किसी बैंक के साथ टाई अप करना था ताकि जब कोई कस्टमर पेमेंट करे तो पैसा सीधे भारत पे के बैंक अकाउंट में चला जाए और बदले में वो लोग मर्चेंट को रियल टाइम में पे कर सके। सबसे पहले अशनीर यस बैंक के पास गए। असल में जब वो ग्रोफर्स में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे तब उन्होंने उनके साथ बहुत काम किया था। भारत पे की सर्विस मर्चेंट्स के लिए तो फ्री थी, पर उन्हें इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रांजैक्शन के लिए यस बैंक को पे करना पड़ेगा। 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 0.65% का रेट था। अशनीर ने यस बैंक को भरोसा दिलाया कि वो लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स को भारत पे के साथ जोड़ेंगे। भाविक ने यस बैंक मुंबई के ऑफिस में अपने इंजीनियर सेट कर रखे थे। 3 ITI स्टूडेंट्स जो शाश्वत के साथ आए थे, उन्हें ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप दी गई थी, जिसके ओनर थे जापानीज एंटरप्रेन्योर तेरू सैन। उन्होंने $1 मिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया और मंथ एंड तक भारत पे के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तेरू सैन सिकोया की तरह नहीं थे, बल्कि डिसीजन लेने में बेहद तेज थे। सिकोया के हर्षजीत सेठी ने अशनीर को कॉल करके बताया कि वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और ये डिसीजन उन लोगों ने तब लिया जब सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर काम पूरा किया जा चुका था। सिकोया को भाविक के यूएस वाले क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की खबर लग चुकी थी और वो अशनीर से नाराज थे कि उन्होंने इस बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया, लेकिन हो चुके थे। फंड मिलने के बाद माधुरी ने डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया, पर वो अभी भी मेन एम्प्लॉय थीं। इस बीच अशनीर बोर्ड मेंबर बन गए। भाविक के जाने के बाद अशनीर माधुरी को को फाउंडर बना सकते थे, लेकिन वो शाश्वत को यह फील नहीं करवाना चाहते थे कि 100 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया है तो ये मानकर चलिए कि उनमें से सिर्फ 10 लोग ही वाकई में इन्वेस्ट करेंगे। अशनीर के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि जिन कपड़ों में वो सोए थे उन्हीं कपड़ों में उन्हें मिक्की से मिलना पड़ा। लेकिन क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि उन्होंने मिक्की के रिबिट कैपिटल से और एक और वेंचर से जिसका नाम स्ट्रीट व्यू था $50 मिलियन रेस कर लिए थे। कंपनी की ग्रोथ जारी रही। अशनीर के पास काफी काम था। अब उन्हें लग रहा था कि कंपनी के डेली ऑपरेशंस के लिए उन्हें एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की जरूरत है। एक हेड हंटर ने उन्हें आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के सुहेल समीर का सीवी दिया। सुहेल दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज और IIM लखनऊ से पढ़े थे। उसके बाद वो मैककिंसी के यंगेस्ट एसोसिएट पार्टनर बने। सुहेल संजीव गोयनका से मिले और ज्यादा बड़ी रैंक पर उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली। उनका दावा था कि उन्होंने ही कंपनी का स्नैक ब्रांड 2M लॉन्च किया और उसे 500 करोड़ का बिजनेस बना दिया। अशनीर ने सुहेल को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। वो जानते थे कि सुहेल क्यों दूसरी कंपनी ढूंढ रहे हैं। पता चला कि संजीव गोयनका का बेटा कंपनी ज्वाइन कर रहा है। सुहेल कंपनी को बिल्ड और ग्रो इसलिए नहीं कर रहे थे कि कल को गोयनका का बेटा बिजनेस टेक ओवर कर ले। अभी तक तो डिस्कशन सही जा रही थी कि अचानक सैलरी एक्सपेक्टेशन का टॉपिक छिड़ गया। सुहेल ने बताया कि गोयनका में उनकी एनुअल सैलरी 6 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा वो कंपनी से 15 करोड़ का पे आउट, जो अभी कंफर्म नहीं है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुहेल चाहते थे कि अशनीर उन्हें इस बात के लिए गारंटी दे कि भारत पे में जाने पर उन्हें 15 करोड़ मिले, लेकिन अशनीर इतना बड़ा अमाउंट पे करने को तैयार नहीं। ऑफर दे डाला। हर्षजीत ने कहा कि वो कुछ दिनों में इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग अटेंड करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करवा लेंगे, जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होगी। मीटिंग मंडे को होनी थी, लेकिन वेडनेसडे भी चला गया और अशनीर को हर्षजीत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने कॉल किया तो हर्षजीत ने उनसे फॉर्मल इंग्लिश में बात की। उन्होंने कहा कि सिकोया और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अशनीर तुरंत समझ गए कि हर्षजीत साफ झूठ बोल रहे हैं। घिसा पिटा बहाना बनाने के बजाय
हर्षजीत ये बोल सकते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर उनके सीनियर्स ने अप्रूव नहीं किया, या फिर इतना बड़ा अमाउंट उनकी कंपनी को रिस्की लग रहा है। लेकिन अशनीर को ज्यादा बुरा यह लगा कि हर्षजीत ऐसे बहाने बनाकर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं और एक टिपिकल बैंकर की तरह बात कर रहे हैं। उस दिन के बाद से अशनीर का हर्षजीत और सिकोया दोनों से भरोसा उठ गया। इस बीच अशनीर ने सुहेल समीर को दोबारा कांटेक्ट किया क्योंकि भारत पे को एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की सख्त जरूरत थी। लेकिन वो उस वक्त बड़े हैरान हुए जब उन्हें दुबले पतले सुहेल लंबी दाढ़ी के साथ नजर आए। सुहेल ने बताया कि 15 करोड़ मिलने की उम्मीद के बाद से ही उन्होंने आरपी संजीव गोयनका ग्रुप से रिजाइन कर दिया था और अभी फिलहाल वो खाली बैठे हैं और नई जॉब की तलाश में हैं। अशनीर ने सुहेल को 1.75 करोड़ एनुअल सैलरी दी और ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान में काफी बड़े शेयर का ऑफर दिया और साथ ही यह भी कहा कि सारे CXO अपने एग्जीक्यूशन और बड़े स्ट्रेटेजिक मामलों के लिए सुहेल और उन्हें रिपोर्ट करेंगे। अशनीर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जबकि सुहेल उन्हें एफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। शुरुआत में सुहेल अपने वर्क एथिक्स पर खरे उतरे। वो सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचते और देर शाम तक ओवरटाइम भी करते। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑफिस में सबके साथ फ्रेंडशिप करने की भी पूरी कोशिश की। अशनीर ऑब्जर्व कर रहे थे कि सुहेल एग्जीक्यूशन में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनके अंदर ओरिजिनल आइडियाज और बड़ा पिक्चर देखने की कैपेबिलिटी नहीं थी। फिर एक दिन अशनीर को एक बेनाम ईमेल आया जिसमें लिखा था कि सुहेल का आरपी संजीव गोयनका ग्रुप में किसी शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उन्हें कंपनी छोड़ने को कहा गया। यहां तक कि उस लड़की ने भारत पे में सुहेल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। असल में सुहेल ने खुद रिजाइन नहीं किया था। ग्रुप के चेयरमैन जसपाल बिंद्रा की तरफ से एक ऑफर मिला। जसपाल जानना चाहते थे कि क्या अशनीर बैंक के लिए बिड करना चाहेंगे। सेंट्रम शुरुआत से ही भारत पे के लिए ट्रेजरी हैंडल कर रहा था। अशनीर सेंट्रम पर भरोसा करते थे क्योंकि वो तब से उनके साथ काम कर रहे थे जब कंपनी की कोई वैल्यू, कोई पहचान नहीं थी। जिस बैंक की बात जसपाल कर रहे थे ये PMC बैंक था। RBI ने सेंट्रम ग्रुप को अप्रोच किया था कि वो इसे टेक ओवर कर सकते हैं या नहीं। PMC बैंक के घोटाले का खुलासा सितंबर 2019 में हुआ था। बैंक ने बैड लोन्स छुपाने के लिए फेक अकाउंट्स बनाए थे जिनकी कुल कीमत थी 7,000 करोड़। बैंक में पब्लिक का 10,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट खतरे में था। यही कारण था कि RBI ने PMC बैंक को सस्पेंड कर दिया था। साफ जाहिर था कि बैंक को इस बुरी हालत से बचाने के लिए किसी विजनरी की जरूरत थी। जसपाल स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से एक बैंकर थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सेंट्रम में एक स्टेक मिल गया था। उन्हें पता था कि सेंट्रम की तरफ से कोई भी PMC डील को फंड नहीं करने वाला, इसलिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी। अशनीर के लिए ये गोल्डन जोड़ी थी। RBI सेंट्रम को बैंकिंग लाइसेंस देने को तैयार हो सकती थी क्योंकि यह 30 सालों से एक भरोसेमंद कंपनी रही थी। भारत पे PMC को टेक ओवर करने के लिए फंड प्रोवाइड कर सकता था। यह काफी अच्छी डील साबित हो सकती थी क्योंकि भारत पे आसानी से PMC को एक डिजिटल बैंक में बदल सकता था। अशनीर तुरंत 50-50 की पार्टनरशिप के लिए राजी हो गए। जनवरी 2021 में अशनीर और जसपाल ने ऑफिशियली PMC की बिड ज्वाइन की। बाकी बिडर्स में थे लिबर्टी ग्रुप के संजीव गुप्ता और हैदराबाद और मुंबई की 2 और बिजनेस फैमिलीज। बिडिंग प्रोसेस जून 2021 तक यानी कि 2021 तक चलता रहा। भारत पे के अंदर इंडिया की पहली फिनटेक बनने की पोटेंशियल थी जो बैंकिंग लाइसेंस ले सकती थी। इसी बीच अशनीर उस साल की फंड रेजिंग ट्रिप के लिए US चले गए। मार्च से अप्रैल 2021 के बीच इंडिया में बेहद खतरनाक कोविड वेव फैली थी। अशनीर का प्लान मई में US जाने का था। वो इस पूरे पैंडेमिक के दौरान काम करते रहे। अपने काम को लेकर उनके अंदर जुनून था। उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, यहां तक कि फर्स्ट वेव के टाइम पर भी नहीं। कुछ एम्प्लॉय शिकायत करते रहे लेकिन जो प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे थे वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर उन्होंने कोविड के दौरान मेहनत नहीं की होती। अशनीर के लिए फंड रेजिंग ट्रिप छोड़ना बड़ी आसान सी बात थी क्योंकि उनके पास इस काम के लिए काफी लोग थे। 2021 में अशनीर ने सुमित सिंह को जनरल काउंसिल की पोस्ट के लिए हायर कर लिया। सुमित शार्दुल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर हैं। अशनीर जब ग्रोफर्स में थे तब उनके साथ काम कर चुके थे। सुमित का पहला फॉरेन ट्रिप तब हुआ था जब अशनीर उन्हें सिंगापुर लेकर गए थे। अशनीर सुमित की शादी अटेंड करने जयपुर भी गए थे। वो जानते थे कि भारत पे को बैंकिंग लाइसेंस लेते वक्त सुमित उन्हें कानूनी मामलों में मदद कर सकते हैं। अशनीर ने सुमित को 80 लाख का ज्वाइनिंग बोनस दिया। इसके अलावा सुमित को एनुअल सैलरी और बेनिफिट्स अमाउंट के तौर पर
1 करोड़ रुपए और ESOP वेस्टिंग भी ऑफर की गई थी। लेकिन सुमित सिंह अशनीर की तीसरी हायरिंग मिस्टेक साबित हुए। पहले और दूसरे में सुहेल समीर और CHRO जसनीत कौर शामिल थे। चौथे हायरिंग मिस्टेक थे रजनीश कुमार, प्रोफेशनल डायरेक्टर जिनसे अशनीर बाद में मिले थे। सुहेल CEO डेजिग्नेट यानी वो इंसान जो करंट CEO को रिप्लेस करता है वो बन गए। अशनीर को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो अक्सर एक छोटे ग्रुप के साथ हैंग आउट करते रहे थे। सुहेल जसनीत और सेल्स के साहिल चावला के ज्यादा करीब थे, जो एक चुगली करने और लोगों की पर्सनल बात यहां से वहां करने के तौर पर बदनाम थे। इसी दौरान भाविक को लग रहा था कि जसनीत और सुहेल की क्लोज फ्रेंडशिप कहीं प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर भारी न पड़ जाए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉइज को जसनीत पर भरोसा करने में प्रॉब्लम आए। अशनीर को उम्मीद थी कि सुहेल और जसनीत मैच्योर प्रोफेशनल्स की तरह इस मुद्दे को खुद ही हल कर लेंगे। अशनीर ने जाने से पहले सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। उन्होंने जसनीत को एक बड़ी टेक टीम बनाने का काम सौंपा, क्योंकि जब से स्टार्टअप्स के बीच बेस्ट टैलेंट हायर करने का कंपटीशन चल पड़ा था, अच्छे इंजीनियर्स का मिलना मुश्किल हो गया था। अशनीर ने भारत पे के 2 नए प्रोडक्ट पोस्ट पे और 12% क्लब को पूरा करने का काम भी सुहेल और भाविक को सौंप दिया था। उसके बाद वो 1 मई को माधुरी और अपने बच्चों के साथ US के लिए रवाना हो गए। उन लोगों ने क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट किया और जल्द से जल्द वैक्सीन भी लगवा लिया। कई मीटिंग्स के बाद अशनीर टाइगर ग्लोबल के साथ डील फिक्स करने में कामयाब रहे। टाइगर ग्लोबल ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया था। वो 1 हफ्ते के लिए सैन फ्रांसिस्को भी गए और वहां कम से कम 10 इन्वेस्टर्स से मीटिंग की। हालांकि अशनीर $250 मिलियन का टारगेट लेकर चल रहे थे, पर अंत में वो टोटल $625 मिलियन का फंड जुटाने में कामयाब रहे। दिसंबर 2020 से ही अशनीर ICC वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर करना चाहते थे। उन्हें ICC IPL से बेटर लगी क्योंकि उन्हें IPL कुछ ज्यादा ही डिसऑर्गेनाइज लगता था। प्लेयर्स की जर्सी पर जहां तहां लोगो ही लोगो नजर आते थे। हालांकि कई मीडिया एजेंट्स ने उन्हें IPL के लिए अप्रोच किया था, पर अशनीर को टीम जर्सी पर इतने सारे लोगों का आइडिया पसंद नहीं आया। इतने लोगों के बीच भारत पे का लोगो अगर पब्लिक को दिखता ही नहीं तो IPL को पैसे देने का फायदा ही क्या था। बस एक ही जगह बची थी जो कि IPL फ्रेंचाइज ने अभी तक नहीं बेची थी, और वो थी प्लेयर्स के बम। इस तरह अशनीर ने ICC के साथ $27 मिलियन में डील क्लोज की। भारत पे अब T20 और दुबई में होने वाले ODI वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया था। अशनीर और उनकी फैमिली ने US से लौटते वक्त इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम देखा। मैच देखने जाने से पहले अशनीर को जसपाल बिंद्रा का कॉल आया, ये बताने के लिए कि वो PMC बैंक की बिड जीत गए हैं। यानी भारत पे अब ऑफिशियली इंडिया का इकलौता बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने वाला फिनटेक बन गया था। उस दिन बेशक न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था, पर अशनीर बेहद खुश थे, क्योंकि ये उनकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो जब ऑफिस वापस लौटे तो कंपनी के अपडेट सुनकर काफी निराश हुए। वो US इन्वेस्टर्स को अपने नए प्रोडक्ट के लिए पिच करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पोस्ट पे और 12% क्लब ने अब तक कोई खास प्रोग्रेस नहीं की थी। ऊपर से भाविक ने उन्हें खबर दी कि टेक टीम के 60 में से 20 लोग रिजाइन करके चले गए हैं। भाविक ने यह भी बताया कि जसनीत जो CHRO थी, सुहेल के साथ उनका अफेयर चल रहा था। इनफैक्ट सुहेल उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। अशनीर ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि जसनीत को कंपनी छोड़कर जाना होगा। COO ने उन्हें बताया कि अगर वो लोग जसनीत को फौरन निकालते हैं तो कंपनी के पूरे 1 करोड़ रुपए बचेंगे, क्योंकि जल्द ही उसके ESOP वेस्ट स्टार्ट होने वाले थे। लेकिन अशनीर कोई ड्रामा नहीं चाहते थे, खासकर तब जब कंपनी जल्द ही एक बैंक को टेक ओवर करने और फंडिंग सीरीज शुरू करने जा रही थी। जसनीत को जैसे ही अपने ESOP के पैसे मिले, उसने तुरंत अपना रेजिग्नेशन फाइल कर दिया, और सुहेल ने बड़े कैजुअल तरीके में अशनीर को बोला कि उन्हें पता ही नहीं है कि जसनीत ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता हो, पर अशनीर जानते थे कि अब वो कभी सुहेल पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान उनका सारा फोकस टेक टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लगा रहा। अशनीर ने इस बात का ख्याल रखा कि कंपनी को बचे हुए इंजीनियर्स को एडिशनल ESOP मिले, और जहां तक नए इंजीनियर्स का सवाल था, अशनीर को पता लगा कि उनमें से सिर्फ कुछ ही एप्लीकेंट्स भारत पे के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। उन्हें यह भी पता चला कि एक और कंपनी CRED इंजीनियर्स को हायर करने में सक्सेसफुल रही है, क्योंकि वो उन्हें जॉब ऑफर करने के साथ साथ ब्रांड न्यू लैपटॉप भी दे रही थी। भारत पे में इंजीनियर्स को 20 लाख एनुअल सैलरी मिल रही थी।
कंपनी हेड हंटर्स को 3 लाख का कमीशन भी दे रही थी। तो अशनीर ने क्या किया कि उन्होंने टेक टीम को मजबूत बनाने और भारत पे की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स को 3 लाख देने के बजाय ब्रांड न्यू सुपर बाइक देने का आइडिया निकाला। बहुत जल्दी सुपर बाइक वाली न्यूज टेक इंडस्ट्री में फैल गई। इस फैसले से एक एम्प्लॉयर के तौर पर भारत पे की रेपुटेशन में काफी इजाफा हुआ और टेक टीम को मजबूती भी मिली। इसके बाद अशनीर पोस्ट पे और 12% क्लब की लॉन्च में बिजी हो गए। पोस्ट पे एक बाय नाउ पे लेटर सर्विस थी। इसे उन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दौरान दुबई में लॉन्च किया था। अशनीर ने यह प्रोजेक्ट सुहेल से वापस ले लिया क्योंकि जब अशनीर यूएस में फंड रेजिंग के लिए गए हुए थे तो इन 2 महीनों में सुहेल की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं की गई थी। पोस्ट पे के जरिए यूजर्स 10 लाख तक का अमाउंट लोन ले सकते थे। लोग कहीं से भी क्यूआर कोड, कार्ड या अपने बैंक अकाउंट के पैसे पे कर सकते थे। पोस्ट पे काफी यूनिक प्रोडक्ट था क्योंकि इससे यूजर्स बड़े बड़े डेली परचेज जैसे ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह कर सकते थे, जबकि 12% क्लब एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके जरिए लोग फिक्स्ड 12% इंटरेस्ट पर पैसे उधार ले सकते थे और दे भी सकते थे। 12% क्लब से कमाया हुआ पैसा मर्चेंट लोन में यूज किया गया। हालांकि 12% क्लब में लगाए कैपिटल की कॉस्ट 12% थी, लेकिन मर्चेंट लोन का इंटरनल रिस्क 48% था। पोस्ट पे और 12% क्लब फिनटेक इंडस्ट्री के कमाल के इनोवेशंस थे जो फौरन हिट हो गए। इस पॉइंट पर आकर अशनीर से एक भारी गलती हुई जो उनकी कंपनी से जाने की बड़ी वजह बनी। पीएमसी बैंक बिड जीतने के बाद भाविक, सुहेल, सुमित और अशनीर जसपाल बिंद्रा से मिलने मुंबई पहुंचे। शाम के वक्त अशनीर अपने रूम में आराम कर रहे थे जबकि बाकी के लोग भाविक के रूम में बैठकर ड्रिंक करने लगे। यहां हम आपको एक बात और खास तौर से बता देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते थे कि इन्वेस्टर्स ये सोचें कि वो बिजनेस के अलावा दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं। इसलिए अशनीर ने रिबिट कैपिटल के मिकी और सिकोया के हर्षजीत से राय ली कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरे मॉक सेशन के दौरान उनकी मुलाकात एक और पोटेंशियल शार्क से हुई। ये थे अमन गुप्ता, बोट ब्रांड के को फाउंडर। दोबारा सेशन अशनीर के घर पर रखा गया। अमन शार्क टैंक पैनल में आने के लिए नर्वस और एक्साइटेड दोनों थे। लंच करते वक्त अमन ने अशनीर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग हमें सिलेक्ट करेंगे? अशनीर ने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, करे ना करे। अमन ने बताया कि वो बचपन से ही यूएस शार्क टैंक देखते रहे हैं और इस शो की वजह से ही वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर हुए थे। अगले कुछ दिनों में अशनीर को पता चला कि बाकी के शार्क्स कौन कौन हैं। उन्हें इस बात की काफी खुशी थी कि वो इन सब ग्रेट फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। शार्क्स को एकदम सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता था। उनकी अपनी वैनिटी वैन थी, उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, बाउंसर्स और असिस्टेंट मिले हुए थे जो उनके बाहर निकलते ही उनके लिए छतरी पकड़कर खड़े हो जाते थे। अशनीर को काफी पैम्पर्ड और इंपॉर्टेंट फील होता था। व्यूअर्स की तरफ से एक कमेंट ये आया कि शार्क्स शो में अपनी ड्रेस रिपीट करते हैं। लोग कहते थे कि अशनीर और बाकी लोग इतने अमीर हैं तो बार बार कपड़े क्यों रिपीट करते हैं। लेकिन जब वो लोग शूटिंग करते थे तो प्रोडक्शन टीम को क्लियर नहीं होता था कि कौन सा एपिसोड फाइनल कट में जाएगा। एपिसोड को कट और एडिट करने के बाद ही एयर किया जाता था। यही वजह थी कि व्यूअर्स को शार्क्स हर हफ्ते सेम कपड़ों में नजर आते थे। शो का सेट के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जो 200 पेज का था। अशनीर को उन सब पर साइन करना था। कुछ पेज पर तो कई जगहों पर साइन करना था। अशनीर जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें माधुरी का कॉल आया ये बताने के लिए कि आरम उनके लिए और डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। अशनीर ने एक रेस्टोरेंट के बाहर जहां उनकी एक मीटिंग थी पेपर साइन किए। अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर 2021 को आईपीओ ओपन होने वाला था। लेकिन जैसे ही अशनीर शार्क टैंक की शूटिंग के लिए तैयार होने जा रहे थे, माधुरी ने उन्हें कॉल करके ये इन्फॉर्म किया कि आरएम ये कह रहे हैं कि कोटक अब उन्हें नायका आईपीओ के लिए फाइनेंस नहीं कर सकता। अशनीर हैरान रह गए। नायका एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी तो भला कोटक को इसे फाइनेंस करने में क्या परेशानी थी। उन्होंने तुरंत अपने आरएम को कॉल करके पूछा कि आखिर बात क्या है। आरएम ने बताया कि मार्केट अभी ठीक नहीं है। अगर अशनीर को कहीं से फाइनेंसिंग मिल भी गई तो ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ मिलेंगे, इसलिए नायका में पैसा लगाना फिजूल है। अशनीर ने जवाब में कहा, तो फिर क्यों तुमने मुझसे 500 पेज साइन करवाए अगर तुम्हें आईपीओ फाइनेंस ही नहीं करनी थी तो। आरएम ने यूं ही बोल दिया कि किसी और कोटक कस्टमर को फाइनेंसिंग नहीं दी गई है।
लेकिन अशनीर को सुहेल से पता चला कि कोटक ने उन्हें नायका आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। अशनीर का मूड अब और खराब हो गया। उन्होंने अपने आरएम से एकदम सीधे सीधे बात करने का फैसला किया। उन्होंने उनसे सीधे पूछा कि उनसे झूठ क्यों बोला जा रहा है, जबकि बाकी कोटक कस्टमर्स को आईपीओ फाइनेंसिंग दी जा रही है। लेकिन आरएम बात को गोल गोल घुमाता रहा। उसके बहाने और झूठ अशनीर को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। अशनीर ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया, ताकि मैं किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ नेगोशिएट कर लेता। आरएम के अंदर इतनी कर्टसी भी नहीं थी कि उन्हें तभी इन्फॉर्म कर देते जब वो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। वो लोग बड़े ही रूखे और बेपरवाह ढंग से अशनीर के सवालों का जवाब दे रहे थे। जब अशनीर ने उनके सीनियर से बात करवाने को बोला तो आरएम ने अशनीर का फोन उठाना बंद कर दिया। ये आरएम, रू और सो ने सेंट्रम में भारत पे की ट्रेजरी हैंडल करने के दौरान काफी अच्छा बोनस कमाया था। इतना ही नहीं, ये लोग कोटक में सबको बोलते फिरते थे कि अशनीर ग्रोवर उनके बड़े खास क्लाइंट हैं, जिनके लिए वो अभी भी काम करते हैं। लेकिन अशनीर को एहसास हुआ कि रू और सो के अंदर गट्स नहीं है। वो सिर्फ उनके पैसे हैंडल कर रहा था, जबकि अशनीर को उसने बुरी तरह ट्रीट किया था। अशनीर को इस बात का गुस्सा नहीं था कि उन्हें 20 करोड़ खोने पड़े, बल्कि इस बात का था कि वो नायका आईपीओ में चाहकर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए। वो इस बात पर नाराज थे कि आरएम ने उनसे झूठ बोला। इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से अशनीर ने भारत पे के जीसी सुमित सिंह से कोटक को एक लीगल नोटिस भेजने को कहा। इस लीगल नोटिस के जरिए अशनीर ने कोटक के सामने डिमांड रखी कि या तो वो उन्हें आगे भी फाइनेंस करते रहें या फिर अपने आरएम की इम्प्रॉपर हैंडलिंग के लिए उन्हें हर्जाना दें। कोटक कई महीने पहले से उन्हें आईपीओ के लिए फाइनेंस करने के लिए कमिटेड था और आईपीओ ओपनिंग के ठीक एक दिन पहले उन्होंने अशनीर से सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने को बोला था। लेकिन कोटक की तरफ से भी अशनीर को वही रूखा और रूड जवाब मिला जो उनके आरएम का था। कोटक का कहना था कि उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं की गई थी और उनके लॉयर ये साबित कर सकते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। अशनीर के लीगल नोटिस का जवाब कोटक ने कानूनी शब्दों के साथ दिया था। नायका आईपीओ की क्लोजिंग 1 नवंबर को हुई। अशनीर ने मामले को और तूल देना ठीक नहीं समझा, पर वो समझ चुके थे कि आज के बाद कोटक वेल्थ मैनेजमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो फिर कभी आरएम या कोटक के साथ काम नहीं करने वाले। इसके बाद अशनीर ने पॉलिसी बाजार आईपीओ पर इन्वेस्ट किया। 8 करोड़ उन्होंने अपनी जेब से लगाए और 84 करोड़ आईआईएफएल की तरफ से फाइनेंस किया गया था, जो कोटक की राइवल कंपनी थी। पॉलिसी बाजार के शेयर प्राइस बढ़कर 25% हो गए थे और अशनीर ने 2 करोड़ कमाए। अब यहां से चीजें खराब होती चली गईं। 26 दिसंबर 2021 को अशनीर और भाविक को एक ईमेल मिलता है जिसका सब्जेक्ट लाइन था अशनीर एट हिज वर्स्ट। यह मेल किसी यूनिकॉर्न बाबा की तरफ से थी, जिसके ट्विटर पर कई फॉलोअर्स थे। ईमेल में एक ऑडियो फाइल अटैचमेंट थी जिसमें अशनीर की आवाज की रिकॉर्डिंग थी जब वो कोटक में अपने आरएम से बात कर रहे थे। ईमेल में यूनिकॉर्न बाबा ने लिखा, मैं इस ऑडियो को पब्लिक कर दूंगा, ये जहर से भरा है। तुम लोगों को इस तरह से जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। व्हाट द फक। अशनीर ने बात को हवा में उड़ा दिया। उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कभी भी आरएम को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ उनसे जवाब और सफाई मांगी थी। अशनीर अपना बचाव करने के लिए यूनिकॉर्न बाबा को जवाब देते रहे। उन्होंने भाविक से पूछा कि क्या वो इस शख्स को जानते हैं, तो भाविक ने बताया कि उनका एक कनेक्शन है। आखिरकार यूनिकॉर्न बाबा ने ऑडियो क्लिप डिलीट करने और मार्केटिंग सर्विसेज के बदले $2,40,000 की डिमांड रखी। यानी वो साफ तौर पर अशनीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे कई कारण थे जो इस इल्जाम को झूठा साबित करते थे। इसके अलावा आरएम सू ने खुद अशनीर के ऑफिस आकर उन्हें न्यू ईयर विश किया था। आरएम को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी हंसकर इस बात को उड़ा दिया। जनवरी 2022 में शार्क टैंक का पहला शो टीवी पर आया। अशनीर एक दिन सुबह उठे तो देखा कि उनके फोन पर मैसेज आ रहे हैं। मिकी मल्का ने मैसेज किया था, ट्विटर पर एक ऑडियो फाइल ने तहलका मचा रखा है। क्या ये सच में तुम्हारी आवाज है? @बाबू बोंगो नाम के एक अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था जिसमें इस कैप्शन के साथ एक साउंड क्लाउड लिंक है, अमीर फाउंडर्स बैंक एम्प्लॉयज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अशनीर ने ट्विटर को डायरेक्टली लिखकर बताया कि यह किसी स्कैमर की तरफ से फेक ऑडियो क्लिप है जो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसी शाम ट्विटर ने उस ऑडियो फाइल को डिलीट कर दिया।
लेकिन लोग तब तक इसे यूट्यूब पर अपलोड कर चुके थे। कुछ दिन बाद अशनीर को एक और बड़ा झटका लगा। उन्होंने जो लीगल नोटिस कोटक को भेजा था और उसके बाद उनका जो जवाब आया था, वो सारी बातें मीडिया में लीक हो गई थी। लेकिन इस लीगल नोटिस के बारे में सिर्फ अशनीर, सुमित और कोटक को पता था। तो सवाल अब यह था कि आखिर इस लीगल नोटिस की कॉपी मीडिया के हाथ कैसे लगी। मीडिया ने जब कोटक से इस मामले पर कमेंट करने को कहा तो उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा कि लीगल नोटिस वाकई में भेजा गया था और अशनीर ने वाकई में उनके एम्प्लॉय को डराया धमकाया था। इस पॉइंट पर आकर अशनीर को लगने लगा था कि उनके खिलाफ जरूर कोई साजिश हो रही है। मीडिया उन्हें एक विलन बनाने पर तुली हुई है, जबकि असल में कोटक और उनके एम्प्लॉयज ने उनके साथ बदसलूकी की है। ऊपर से अब वो टीवी पर आने लगे थे, तो मामले ने और तूल पकड़ लिया था। उनके बारे में इंटरनेट पर नेगेटिव खबरें फैल रही थीं। उन्होंने दिन रात एक करके भारत पे को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अशनीर ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन छुट्टी लेकर आराम से बैठा जाए, बाद में मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाए। और अशनीर के खिलाफ और उनके मकसद हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो घटनाएं घटी हैं वो अशनीर के अनुसार हैं। शाश्वत नाकरानी 20 साल का ये आईआईटी दिल्ली का ड्रॉप आउट सही समय पर सही पोजीशन पर पहुंच गया था। उसने बैठे बैठे करोड़ों कमाए। शाश्वत बड़ी आसानी से सुहेल की बातों में आ गया था, जिसने अशनीर के खिलाफ चाल चली थी। उसने एक यंग को फाउंडर, डायरेक्टर और शेयर होल्डर के एग्रीमेंट एसएचए पर साइन करने की अथॉरिटी होने के नाते दूसरों की बातों में आकर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया था। शाश्वत का बोर्ड मीटिंग या भारत पे को इन्वेस्टमेंट दिलाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसे इनसिक्योरिटी तो हुई ही होगी, क्योंकि अशनीर ही कंपनी का इकलौता चेहरा थे। अशनीर लगातार मेहनत कर रहे थे और इन्वेस्टर्स के सामने शाश्वत को कवर करते जा रहे थे, ताकि शाश्वत आईआईटी दिल्ली से अपनी डिग्री पूरी कर सके। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले के दौरान शाश्वत ने एक बार भी अशनीर की कॉल नहीं उठाई। भाविक कोलाडिया। अशनीर को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि भाविक ने भी उनकी पीठ पर छुरा घोंपा। अशनीर खुद को जूलियस सीजर से कंपेयर कर रहे थे, जिन्हें उनके अपने ही बेटे ब्रूटस ने मार डाला था। यहां यह बात नोट करने लायक है कि भाविक पर यूएस में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का मामला चला था, और जब इस फ्रॉड के चलते उन्हें इंडिया आने पर मजबूर होना पड़ा तो यह एक मौका था उनके लिए। वो खुद को सुधारने का एक मौका ढूंढ रहे थे। सिर्फ अशनीर ही थे जिन्होंने भाविक को यह मौका दिया था, और इसलिए उन्होंने शाश्वत को भारत पे का आइडिया भी बताया और को फाउंडर बनाया। भाविक अशनीर के घर मालवीय नगर में पूरे साल भर बिना किराया दिए रहे थे। अशनीर की वाइफ माधुरी ने भाविक की वाइफ को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए का लोन दिया था। तो क्या उस रात जब वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, सुहेल और सुमित ने भाविक के दिमाग में अशनीर के खिलाफ जहर भरा था, या फिर उन्होंने भाविक से वादा किया था कि एक बार अशनीर कंपनी से निकल जाएगा तो उसे अपने शेयर्स वापस मिल रहेंगे और उनके सबक से सबक सीखेंगे, वो अपनी बुक को सक्सेसफुल मानते रहेंगे। उनकी कहानी से अगर आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव आता है तो अशनीर ग्रोवर इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, और मेरे ख्याल से आप राजी होंगे इस बात पर कि इस समरी में भर भर कर सीख है, सबक है, लेसन्स हैं, आइडियाज हैं। एक वर्ड में अगर आपको इस समरी के बारे में कुछ लिखना हो, जो इस समरी को पढ़कर आपको एक्सपीरियंस हुआ, तो वो वर्ड क्या होगा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और ये वादा कि बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। मगर हां, आपको भी ये वादा करना है कि और आज आपने इस समरी से जो कुछ भी सीखा वो एक शख्स के साथ तो शेयर करना ही करना है। करते हैं वादा। थैंक यू सो मच।